इस वीडियो में हम उन 6 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जानेंगे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस से पीड़ित लोग अक्सर करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। हम हाल ही में अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीजों के साथ मेरे व्यक्तिगत अनुभवों की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने अपनी स्थिति को सही तरीके से कैसे संभाला। यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, तो अंत तक जुड़े रहें। नमस्ते, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूँ, एक सर्जन जो आंत के माइक्रोबायोम में गड़बड़ी के कारण होने वाली सूजन को ठीक करने में विशेषज्ञता रखता हूँ। मेरी विधि, जिसे माइंडेड इम्यूनिटी मेथड कहा जाता है, ने हजारों मरीजों को ऑटो इम्यून बीमारियों और पाचन संबंधी समस्याओं से उबरने में मदद की है। हम जटिल और गंभीर स्थितियों को बिना दवा के ठीक कर सकते हैं। इसमें ऑटो इम्यून सूजन और पाचन संबंधी गड़बड़ी भी शामिल है। अगर आप देखना चाहते हैं कि हम यह कैसे करते हैं और हमारे असली सफलता की कहानियां जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं या gclinic.com पर विजिट करें और एक डिस्कवरी कॉल के लिए अनुरोध करें। अब यह चर्चा मुख्य रूप से अल्सरेटिव कोलाइटिस पर केंद्रित होगी और जैसा कि आप जानते हैं, वर्षों से मेरे पास कई ऐसे लोग आए हैं जिनकी अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्याएं उलट गई हैं और उन्होंने बिना दवाओं के सूजन पर काबू पाया है। तो आखिर ये लोग इतने खास क्यों हैं? क्योंकि अक्सर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप सुनते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज संभव नहीं है। असल में वे आपको जांचें और दवाएं दे सकते हैं, इतना ही। मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं, जब मैंने पाचन संबंधी समस्याओं और ऑटो इम्यून सूजन का सामना किया, तो मुझे वही बातें बताई गईं जो सच नहीं थीं। तो इस वीडियो में मैं उन सबसे बड़ी गलतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं जो लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए गलत सलाह सुनकर करते हैं, और उम्मीद है कि आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस से असामान्य रूप से कैसे ठीक हुआ जा सकता है और इसे हमेशा के लिए कैसे पलटा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज करते समय किन 6 सबसे बड़ी गलतियों से बचना चाहिए? पहला, मल त्याग को नजरअंदाज करना। जैसा कि आप जानते होंगे, प्रतिरक्षा प्रणाली का 70% से 80% हिस्सा आंत में होता है। इसे म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू या संक्षेप में माल्ट कहा जाता है, और यह लगभग पूरे पाचन तंत्र को ढकता है। लीहा और जिगर में अतिरिक्त प्रतिरक्षा ऊतक होते हैं। मुंह और ऊपरी श्वसन मार्ग महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जब हम ऐसी सूजन देखते हैं जो पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है, चाहे वह त्वचा हो, जोड़, नसें, थायराइड, आंत, लार ग्रंथियां, जिसमें थकान, दिमागी धुंध, आंखों में सूखापन, दर्द जैसे लक्षण हैं, जीआई ट्रैक्ट से उत्पन्न और ट्रिगर होती है। अंतिम अंग जो प्रभावित होता है वह मस्तिष्क, जोड़, जिगर, आंखें, लार ग्रंथि, नसें, त्वचा, थायराइड या कुछ भी हो सकता है, और यह उस विशेष बीमारी से संबंधित होता है। तो अंतिम अंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न मैं अक्सर देखता हूं वह यह है कि सूजन जीआई ट्रैक्ट से शुरू होती है, और यह बात विभिन्न शोध अध्ययनों में भी सही पाई गई है। एक प्रसिद्ध प्रयास चल रहा है जिसे अमेरिकन गट प्रोजेक्ट, यह एक प्रिसिजन न्यूट्रिशन और प्रिसिजन मेडिसिन प्रोजेक्ट है जिसे विश्वविद्यालय अस्पतालों में चलाया जा रहा है, जिनमें कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो शामिल है। वे शरीर में सूजन के स्तर की भविष्यवाणी करने में सक्षम हैं, जिसमें लक्षणों की तीव्रता कब महसूस होगी। वे भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कब होगा, उस व्यक्ति के मल के आधार पर। वे मूल रूप से मल का विश्लेषण करते हैं, क्या यह व्यक्ति अगले कुछ दिनों से हफ्तों में सूजन की कगार पर है। यह सब बहुत ही रोचक है कि केवल आपके मल के आधार पर कई दिन पहले ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके शरीर में क्या चल रहा है। तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? आमतौर पर जब शरीर में सूजन अधिक होती है, तो इसका संबंध पेट में हो रही गतिविधियों से होता है, खासकर पेट में कौन से बैक्टीरिया हैं, भोजन को कैसे पचाते हैं, और बैक्टीरिया आंतों में कितने समय तक रहते हैं। यह सब कैसे होता है? सबसे पहले यह जरूरी है कि मल त्याग की प्रक्रिया नियमित और बार बार हो। यह बात सुनने में तो सीधी लगती है, लेकिन जिन ज्यादातर लोगों के साथ मैं काम करता हूं, उनके लिए यह एक चुनौती है। वे रोज नहीं जाते, या अगर जाते भी हैं, तो पूरी तरह से पेट साफ नहीं होता, और यह एक समस्या बन सकती है। दूसरी बात, यह जरूरी है कि आपके पेट का माइक्रोबायोम प्रजातियों के हिसाब से संतुलित और बेहतर हो। मैं कई तरह के उन्नत मल परीक्षणों की व्याख्या करता हूं, जो आंत में मौजूद विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और कैंडिडा जैसे फंगस की आबादी को दिखाते हैं। हम बैक्टीरियल मेटाबोलाइट्स भी देखते हैं,
जैसे कि मीथेन, जो आपको सीबो या आईएमओ में देखने को मिल सकता है। हम ऐसे रसायनों को भी देखते हैं, जैसे कि ज़ोन्यूलिन, जो लीकी गट में पाया जा सकता है। इन सभी आंकड़ों से पता चलता है कि आंत के माइक्रोबायोम में एक व्यापक गड़बड़ी है, और यह बहुत जरूरी है कि हानिकारक सूक्ष्मजीवों से मुकाबला करने के लिए नियमित और बार बार नई स्वस्थ प्रजातियों को सिस्टम में शामिल किया जाए। अब मेरा पक्का विश्वास है कि अगर आप जीआई ट्रैक्ट का इस तरह का उन्नत फंक्शनल परीक्षण कराते हैं, अगर आप यह परीक्षण तब कराते हैं जब आपके शरीर में सूजन है, तो लगभग हर चीज पॉजिटिव ही आती है। लेकिन अगर आप यह परीक्षण तब दोहराते हैं जब सूजन ठीक हो चुकी होती है, तो इसके परिणाम सामान्य सीमा के अधिक करीब आते हैं। एक कमी यह है कि जब आपके शरीर में सूजन होती है, मान लीजिए आपने ये सभी उन्नत जीआई परीक्षण करवा लिए हैं और आपको यह नहीं पता कि ध्यान किस पर केंद्रित करना है। आप कैंडिडा खत्म करने, एंटीबायोटिक्स से सीबो दूर करने या सप्लीमेंट्स लीकी गट ठीक करने उलझ सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें, तो मुख्य समस्या नियमित मल त्याग न होना है। अगर आप इस मूल समस्या को ठीक नहीं करते, तो यह स्थिति लौट सकती है और विशेष रूप से ऑटोइम्यून सूजन का कारण बन सकती है। मल त्याग के अलावा यह जरूरी है कि आहार स्वस्थ माइक्रोबियल कॉलोनियों को समर्थन दे और अच्छे बुरे सूक्ष्मजीवों के संतुलन को न बिगाड़े। आंतों की प्रणाली में हमेशा बदलता रहने वाला बैक्टीरिया, फंगस और वायरस का वातावरण होता है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया मीथेन बनाते हैं, जैसा कि आईएमओ सीबो के मामले में होता है। बैक्टीरिया का यह विशेष उपप्रकार आर्की बैक्टीरिया कहलाता है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के प्रति भी प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि कुछ नहीं करते। कभी कभी कुछ एंटीबायोटिक्स से स्वस्थ बैक्टीरिया भी मर सकते हैं, और इसी वजह से आपको सी डिफिसाइल कोलाइटिस जैसी स्थितियां हो जाती हैं। सी डिफ तब होता है जब आपके जठरांत्र संबंधी मार्ग में क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम एक बायोफिल्म बनाता है जो अन्य अच्छे बैक्टीरिया को उसकी जगह बढ़ने से रोकता है। तो जब आपको यह स्थिति हो जाती है, तो अगर आपको सही जानकारी न हो तो इससे छुटकारा पाना काफी मुश्किल हो सकता है। यही बात कैंडिडा की अत्यधिक वृद्धि पर भी लागू होती है। कभी कभी फंगस भी शरीर में पूरी तरह फैल सकता है और अत्यधिक मात्रा में हिस्टामीन का उत्पादन कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपको एलर्जी, पित्ती, दिमागी धुंध और पेट फूलना जैसी समस्याएं दिख सकती हैं। आपको त्वचा और नाखूनों में भी बदलाव दिख सकते हैं। साथ ही एलर्जी के लक्षण जैसे पोस्टनेजल ड्रिप और सूखी आंखें भी हो सकती हैं। पता चला है कि कुछ खास बैक्टीरिया भी हिस्टामीन के स्तर में अचानक वृद्धि कर सकते हैं, और यह आपके खानपान के प्रकार पर निर्भर करता है। लेकिन साथ ही इसमें मौजूद बैक्टीरिया के प्रकार और वह कितनी देर से वहां मौजूद है, इस पर भी निर्भर करता है। इसी विषय पर बात करते हुए एक पहलू जिसे अब भी नजरअंदाज किया जाता है, वह है वायरस। आप में से बहुत से लोग शायद जानते होंगे कि वायरस मानव कोशिकाओं को संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे बैक्टीरिया को भी प्रभावित कर सकते हैं? वायरस सीधे बैक्टीरिया में अपना आनुवंशिक कोड इंजेक्ट करने में सक्षम होते हैं और कुछ बैक्टीरियल स्ट्रेनों की विषाक्तता में योगदान कर सकते हैं। वे ऐसे जीन भी प्रदान कर सकते हैं जो कुछ एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो फंगस, बैक्टीरिया और वायरस सभी मानव माइक्रोबायोम में योगदान करते हैं, और इन सूक्ष्मजीवों के अपने जीन, अपनी चयापचय प्रक्रिया और अपनी वृद्धि के पैटर्न होते हैं, जो या तो मानव शरीर का समर्थन कर सकते हैं या कभी कभी उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और यह जानना महत्वपूर्ण है कि किण्वन के अपशिष्ट उत्पाद, हिस्टामिन, बायोफिल्म्स सभी आंतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है। तो इन चुनौतियों को देखते हुए आहार कुछ लाभकारी सूक्ष्मजीवों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दूसरा बिंदु, बहुत अधिक चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। मुझे यह सवाल बहुत बार मिलता है, खासकर मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं सुनता हूं कि लोग अपने आहार से चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हटा देते हैं और सिर्फ इतना करने से ही उनके लक्षण हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। और इसमें काफी सच्चाई भी है। कई कारण हैं जिनकी वजह से चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शरीर में तबाही मचाते हैं। एक तो यह कि ये आंतों के माइक्रोबायोम को असंतुलित कर देते हैं। चीनी और रसायन जठरांत्र प्रणाली और ऊपरी श्वसन मार्गों में हानिकारक बैक्टीरिया की अधिकता पैदा करते हैं। इसका नतीजा सामान्य चयापचय पर नकारात्मक असर पड़ता है। चीनी होने पर फैटी एसिड्स का चयापचय हानिकारक कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स जैसे एराकिडोनिक एसिड बनाता है, ऊतकों को ऑक्सीडाइज करता है।
चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों की उपस्थिति बढ़ाते हैं, ऐसे एंजाइम्स को सक्रिय करते हैं, जैसे फैटी एसिड सिंथेज, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज और पेरोक्सिसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर गामा, जिन्हें प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन से असंतुलित किया जा सकता है। इसके अलावा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, शरीर में शुगर के कारण बैक्टीरिया और फंगस की अत्यधिक वृद्धि हिस्टामिन उत्पादन का एक बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है। अत्यधिक चीनी का सेवन प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्गों को भी सक्रिय कर सकता है, जैसे कि एनएफ कप्पा बीटा, जिससे और भी अधिक सूजनकारी साइटोकाइंस का रिलीज ट्रिगर होता है। आपको मेरी अन्य व्याख्यानों से यह याद होगा कि रासायनिक एडिटिव्स के सेवन पर शरीर प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों का निर्माण कर सकता है, जो लिपिड्स, प्रोटीन और डीएनए कोशिकीय संरचनाओं को नुकसान पहुंचाती। प्रभावित बायोकेमिकल मार्गों में प्रोक्सीडेंट एंजाइम्स जैसे नैडफ ऑक्सीडेज और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का सक्रिय होना और शरीर में स्वाभाविक रूप से सुरक्षात्मक एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटालेज और ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का अवरोधन भी शामिल है। इसका सीधा सा मतलब है कि अत्यधिक चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और प्राकृतिक मरम्मत तंत्रों को गंभीर रूप से सीमित कर सकते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे, ऐसा हर किसी के साथ क्यों नहीं होता? कुछ लोग कार्ब्स, चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी कोई समस्या क्यों नहीं होती? और इसका जवाब है क्योंकि वे सूजनग्रस्त नहीं हैं। जब शरीर में सक्रिय सूजन नहीं होती, तो वह आमतौर पर इस तरह के खाद्य पदार्थों को संभाल सकता है। बच्चे इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हैं। मान लीजिए कि उन्हें कोई सूजन संबंधी बीमारी नहीं है, तो बच्चे बड़ी मात्रा में प्रोसेस्ड फूड्स, कार्ब्स, चीनी आदि खा सकते हैं और उन्हें कुछ नहीं होगा। हो सकता है वे थोड़े ज्यादा सक्रिय हो जाएं और थक जाएं, लेकिन उनमें वैसी तेज सूजन नहीं होती सक्रिय इम्यून सूजन के साथ होती है। मेरी क्लिनिक में भी जब लोग अपनी सूजन से उबर जाते हैं, लक्षण मुक्त रहते हैं, तो वे कुछ चीजें खा सकते हैं क्योंकि शरीर अब ट्रिगर नहीं होता और वह संभाल सकता है। लेकिन जब आप सूजनग्रस्त होते हैं, तो आप डाइट के योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तीसरा, फाइटोन्यूट्रिएंट्स की कमी। यह एक और विषय है जो हमेशा सामने आता है। मेरे वीडियो में हमेशा कुछ ट्रोल्स आ जाते हैं जो कहते हैं कि पेलियो डाइट्स कैसे काम करती हैं और कार्निवोर डाइट्स हर समस्या का हल हैं। और इस तरह की सोच काफी समय से चली आ रही है। क्या आपको एटकिंस डाइट या वेट वॉचर्स याद हैं? इन डाइट्स के काम करने का कारण ये ज्यादातर शुगर और प्रोसेस्ड कार्ब्स से बचती हैं। कार्निवोर डाइट के ज्यादातर फायदे खाने की चीजों के कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से होते हैं। यह भी मदद करता है कि ये खाने पेट में फर्मेंट नहीं हो सकते। तो इन डाइट्स में कुछ फायदेमंद बातें जरूर हैं। हालांकि जो समस्या मैं देखता हूँ वह यह है कि सिर्फ मांस पर आधारित डाइट उतनी मददगार नहीं है जितनी कि फाइटोन्यूट्रिएंट डाइट, और मैं अभी बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। आमतौर पर जब हम पोषण की बात करते हैं तो हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को देखते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स आणविक यौगिक हैं जो पौधों और फफूंद में पाए जाते हैं और मानव स्वास्थ्य पर इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शुगर और प्रोसेस्ड कार्ब्स से बचना जरूरी है। पेलियो डाइट्स से जो फायदा मिलता है वह कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से होता है। इनमें फर्मेंट होने वाले तत्व ज्यादा नहीं होते। लेकिन इन डाइट्स की सबसे बड़ी कमी यह है कि इनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते, और फाइटोन्यूट्रिएंट्स के 8 मुख्य उपसमूह हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनमें तरपीन, फिनोल, क्लोरोफिल, थायोसाइनेट्स, फाइटोएंजाइम्स, फाइटो ऑयल्स, प्रीबायोटिक्स, एल्कलॉइड्स शामिल। कल्पना कीजिए इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन इन्हें डाइट प्लान में शामिल। यही मैंने किया। इसे फाइटोन्यूट्रिएंट डाइट, फाइटो डाइट। इसका प्राइमर अमेज़न पर मेरा नाम फाइटो डाइट प्राइमर पा सकते। फाइटो डाइट खाने के चुनाव के लिए उपयोगी ढांचा। भोजन योजनाएं डाइट में फाइटोन्यूट्रिएंट्स को अधिकतम करने पर आधारित। यह जरूरी नहीं कि मांस या पशु उत्पादों को पूरी तरह बाहर कर दे।
बहुत सारे पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थ भी अस्वस्थ हो सकते हैं और सूजन बढ़ा सकते हैं। खाद्य वर्गों को बिना देखने के बजाय, जैसे कि पौधों पर आधारित मांसाहारी पशु आधारित डाइट को ऐसे व्यापक लेबल देने के बजाय मैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स का उपयोग करता हूं। कोई भोजन लाभकारी है या हानिकारक, मैं अपने क्लाइंट्स को यह फ्रेमवर्क देता हूं जब वे अपने खाने के चुनाव कर रहे। इन डाइट्स के हिस्सों को हर व्यक्ति के अनुसार कस्टमाइज करना बहुत बहुत जरूरी है ताकि सबसे अच्छे नतीजे मिल सकें। डाइट बड़ी बीमारियों को हल करने में सक्षम है क्योंकि आंत में स्वस्थ माइक्रोबियल कॉलोनियों को सपोर्ट करती है। अभी आपने जो स्लाइड्स देखी, मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी फाइटोन्यूट्रिशन पर टॉक से ली थी। तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे बहुत ध्यान और मीडिया कवरेज मिल रहा है और मुझसे अक्सर मेरे फाइटो डाइट और उसके काम करने के तरीके के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। नंबर 4, तनाव और ट्रॉमा को नजरअंदाज करना। कनाडाई चिकित्सक गाबोर माटे ने प्रसिद्ध रूप से कहा है कि तनाव और ट्रॉमा ही ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन और पाचन संबंधी गड़बड़ियों की जड़ हैं। अपनी किताब द मिथ ऑफ नॉर्मल में वे कहते हैं कि कुछ लेखक मानते हैं कि यही मुख्य कारण है। मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव और क्लाइंट्स के साथ काम करने के आधार पर बता सकता हूं कि लगभग हमेशा यही मामला होता है। मैं इसके लिए कुछ बुनियादी सवाल पूछता हूं। मैं पूछता हूँ, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं? अपूर्ण जरूरतों में प्रकृति के बीच समय बिताना, आराम, नींद, अंतरंगता, शारीरिक गतिविधि, रचनात्मक अभिव्यक्ति और सेहतमंद भोजन शामिल हो सकती हैं। जब मैं उनसे इन अधूरी जरूरतों के बारे में पूछता हूं, तो लगभग हर व्यक्ति जिससे मैं बात करता हूं, 100% लोगों के पास कम से कम एक या दो अधूरी जरूरतें होती ही हैं। अब अगला सवाल जो मैं पूछता हूं वह है, क्या चीज आपको अपनी वह अधूरी जरूरत पूरी करने से रोक रही है? और आमतौर पर यह किसी न किसी तरह की जिम्मेदारी होती है। वे कहते हैं, मुझे काम करना है, या मुझे बच्चों या बुजुर्ग रिश्तेदार की देखभाल करनी है, या मेरी सामाजिक आर्थिक पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। इसका मतलब है वे अपना ज्यादातर दिन उन कामों में बिताते हैं जो उन्हें करने ही पड़ते हैं, जिसका मतलब है वे जरूरतों और चाहतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे अपना पूरा दिन इस बात पर आधारित करते हैं कि कैसे नकारात्मक परिणामों से बचा जाए, जिम्मेदारियां पूरी की जाए और दूसरों को खुश किया जाए। तो इसे ट्रॉमा क्यों कहा जाता है? ऐसा लगता है कि जो कुछ हमने अभी चर्चा की, वह तो इस दुनिया के लगभग हर इंसान के साथ होता है। देखिए, गाबोर माटे ट्रॉमा को छोटे टी वाले ट्रॉमा और बड़े टी वाले ट्रॉमा में फर्क करते हैं। बड़े टी वाले ट्रॉमा में दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शारीरिक हमला या किसी प्रियजन की मृत्यु शामिल हो सकती है। छोटे टी वाले ट्रॉमा आम जिंदगी के ऐसे अनुभवों से हो सकते हैं जो धीरे धीरे व्यक्ति को अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करने और उनसे कट जाने की आदत सिखा देते हैं। दुर्भाग्यवश लोग जो एडस्टेड हैं, इससे जूझते हैं। माइंड द गट इम्यूनिटी क्लिनिक में एक ट्रॉमा और तनाव जागरूकता टूल शामिल किया है जो लोगों को इन समस्याओं की पहचान करने कार्रवाई करने में मदद करता है। हम एक सहायक संसाधन भी प्रदान करते हैं जिससे लोग इन समस्याओं को एक उचित समय सीमा में हासिल कर सकें और उनसे पार पा सकें। पांचवा कारण, खराब नींद। अब तनाव और अधूरी जरूरतों के संदर्भ में बहुत से लोगों को सही मायनों में आरामदायक नींद नहीं मिलती। उनकी नींद बार बार टूटती है या वे बार बार जाग जाते हैं। और हमारे पास नींद को बेहतर बनाने के लिए मॉड्यूल है ताकि दिन भर के तनाव को संभाला जा सके। यहाँ तक कि एक दिन की खराब नींद भी कई दिनों तक बढ़ी हुई सूजन का कारण बन सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी नींद का हिसाब रखें और सच में ट्रैक करें कि आपको कितनी आरामदायक नींद मिल रही है। जिन लोगों की नींद की आदतें खराब होती हैं, उनमें सूजन बढ़ाने वाले साइटोकाइन्स का स्तर ऊंचा होता है, जिससे ऑटोइम्यून सूजन और पाचन संबंधी समस्याएं और भी खराब हो जाती हैं। छठा कारण, बैठा हुआ जीवन शैली। अपूर्ण जरूरतों के विषय में ही शारीरिक गतिविधि और व्यायाम की कमी एक छूटी हुई संभावना है। हर बार जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर सेल सिग्नलिंग अणु और हार्मोन छोड़ता है जो ऊतकों को ठीक करते हैं।
ये लाभकारी रसायन सूजन को भी रोकते हैं। उदाहरण के लिए जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं उनमें लंबे समय तक टीएनएफ का स्तर कम रहता है। इल्क-6 और टीएनएफ वे सेल सिग्नलिंग अणु हैं जिन्हें आप खून में माप सकते हैं, जो यह भविष्यवाणी करते हैं कि शरीर की प्रतिक्रिया अस्वस्थ होगी या स्वस्थ। वास्तव में ये साइटोकाइन्स कई तरह की पुरानी बीमारियों में शामिल होते हैं। असल में टीएनएफ को रोकने वाले सबसे प्रभावशाली कारकों में से एक व्यायाम है और दुर्भाग्यवश बैठी हुई जीवन शैली वाले लोगों में इसका स्तर अधिक होता है। और यहाँ एक अध्ययन है जो ठीक इसी बात की जांच करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम यह भी देखते हैं कि व्यायाम एक स्वस्थ माइक्रोबायोम को बढ़ावा देने में मदद करता है। और यहाँ एक और अध्ययन है जो इस पर केंद्रित है। आप सोच रहे होंगे, इतनी थकान और कभी-कभी दर्द के साथ व्यायाम कैसे किया जा सकता है? और इसका जवाब है कि आप खुद को अनुकूलित करते हैं। आप एक ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाते हैं जो आपकी क्षमताओं के अनुसार व्यक्तिगत हो और आप उसे लगातार अपनाए रखते हैं। कभी-कभी यह क्षमताओं की पहचान करने और ऐसे व्यायामों और गतियों को बढ़ाने हैं जो जोड़ों या नसों पर दबाव न डालें। कभी-कभी यह धीमे, अधिक सोच समझकर किए गए वर्कआउट्स होते हैं ताकि मांसपेशियों की टोन बढ़ाई जा सके। अक्सर जब हम क्लिनिक में सीमाओं वाले लोगों को देखते हैं, तो हम उनके इर्द-गिर्द काम करते हैं ताकि सफलता हासिल करने में मदद मिल सके। माइंडगट इम्यूनिटी क्लिनिक में हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के मूल कारणों को उलटने में विश्वास करते हैं ताकि स्थायी परिणाम मिल सकें। हम सूजन के समाधान दवाओं के बिना ढूंढते हैं और कोचिंग और विशेषज्ञ चिकित्सा समीक्षा की मदद से हम सुधार की दिशा में वास्तविक प्रयास समर्पित कर सकते हैं और विशेष रूप से आहार, पाचन, नींद, तनाव और व्यायाम को बेहतर बना सकते हैं। ये वे मुख्य क्षेत्र हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में योगदान करते हैं और इसे और भी खराब बनाते हैं। अब अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही अगर आपके जानने वाले किसी को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस है और यह जानकारी उनके लिए मददगार हो सकती है, तो जरूर उन्हें बताएं। मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस और ऑटोइम्यून स्थितियों के बारे में और इन्हें दवाओं के बिना प्राकृतिक रूप से कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर बहुत सारी जानकारी साझा करता हूं। तो माइंडगट इम्यूनिटी क्लिनिक से और भी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और अगली बार तक मैं हूं डॉक्टर डॉटरी।